ईश्वर की लीला देखिए, अर्जुन के पास खाने के लिए खाना नहीं था। उसकी मुलाकात ठाकुर राजवीर सिंह से हो जाती है। वो अर्जुन को अपने साथ घर ले जाते हैं। ठाकुर राजवीर सिंह गांव के जमींदार थे, इसीलिए उनके पास खेती बाड़ी बहुत थी। उन्होंने राजवीर को अपने घर पर खेती बाड़ी का काम दे दिया। और फिर एक दिन ठाकुर राजवीर सिंह की बेटी राधिका, आइए आइए ठाकुर साहब पधारिए, कहिए क्या लेना चाहते हैं। दुकान के मालिक रामलाल ने ठाकुर राजवीर सिंह से पूछा। बस रामलाल जी, कुछ कंबल खरीदने हैं गरीबों में बांटने के लिए। अच्छा ठाकुर साहब, तो ये बताएं, सस्ते वाले दिखाऊं या महंगे वाले? सस्ते वाले क्यों रामलाल जी, महंगे वाले दिखाओ, जिससे किसी गरीब की ठंड बच सके। बेचारे को कंबल ओढ़ने के बाद ठंड लगती रहे तो ऐसे कंबल का क्या फ़ायदा। जी ठाकुर साहब आइए, जो मर्जी हो आप देखिए। आप तो हमारे माई बाप हैं। आप जैसे लोगों के आने से हमारी दुकान की रौनक बढ़ जाती है। आप कहाँ 7-8 गांव के जमींदार। हमारे अहोभाग्य जो आप हमारी छोटी सी कपड़ों की दुकान पर आए और राधिका बिटिया को नहीं लाए। इस बार बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हैं, बिटिया को जरूर पसंद आती। रामलाल जी, मैंने कहा तो था उसे, लेकिन फुर्सत हो तब ना। गांव की औरतों की भलाई के बारे में सोचती और करती रहती है। कहीं उसकी मदद, कहीं इसकी मदद। कुछ नहीं होगा तो गाय बछड़ों के साथ समय बिताने लगेगी। मैंने कहा था साथ आने को तो बोली, गाय को बछड़ा होने वाला है तो मैं यहीं रुकती हूँ, आप जाइए। ऐसा तो होगा ही ना ठाकुर साहब, आखिर बेटी तो आप ही की है। जब आप गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो वो भी आपके गुण लेकर पैदा हुई है। ठाकुर साहब ने 5,000 कंबल खरीदे रामलाल की दुकान से और जा पहुंचे मंदिर बांटने के लिए। वहां उन्होंने एक नवयुवक को बैठे हुए देखा जो सबसे अलग बैठा था। ठाकुर साहब ने उसे कंबल देना चाहा, लेकिन उसने कहा, मालिक 2 दिन से भूखा हूँ, पहले पेट की आग बुझेगी तब जाके कहीं ठंडी गर्मी का एहसास होगा। देना है तो काम दीजिए ताकि कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकूं। उसकी बातें सुन ठाकुर साहब को बड़ी दया आई। उन्होंने मंदिर के पास वाली दुकान से कुछ जलेबियां और पकौड़ियाँ खरीदकर उसे खाने को दी। वो नवयुवक उनको जल्दी जल्दी खाने लगा। जब उसकी भूख मिटी तब उसने ठाकुर साहब को धन्यवाद दिया। ठाकुर साहब उस लड़के से बोले, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। ठाकुर साहब ने उससे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है क्या? जी, अनाथ हूँ, उसने उत्तर दिया। तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? ठाकुर साहब ने फिर एक सवाल पूछा। हाँ, सही कहा आपने, पास वाले गांव से आया हूँ। माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए थे। एक दूर के मामा थे, उनके यहाँ रहता था। मामा मामी ने तो अच्छे से रखा, लेकिन जब उनके बेटे की शादी हो गई तो भाभी ने रखने से मना कर दिया। 2 दिन से भटक रहा हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिला। अच्छा, तो ये बताओ, तुम मेरे खेतों में काम करोगे? ठाकुर साहब ने पूछा। काम की तलाश में ही तो हूँ, आप मुझे काम देंगे, इससे भला और क्या हो सकता है। अच्छा तो चलो, खलिहान में एक छप्पर वाली कोठरी बनी है, नीम के पेड़ के नीचे और बगल में कुआं है, तुम वहीं रह लो। चलो मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े, बर्तन, खाना बनाने की सामान की व्यवस्था करवाता हूँ। तुम नहा कर आज आराम करो, कल खेतों में ले जाऊंगा, फिर बताता हूँ कि क्या काम करना है। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें। ये क्या मालिक नहीं ठाकुर साहब कहो, सबका मालिक तो वो है ऊपर वाला, वही सारे खेल रचता है। हम तो उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं, बस हमें तो उसके कहे अनुसार करना पड़ता है। जी ठाकुर साहब, जैसी आपकी आज्ञा। फिर वही आज्ञा वाज्ञा कुछ नहीं, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, ठाकुर साहब बोले। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने अर्जुन को खलिहान और घर दिखाया
और वो चाबी देकर चले गए। जाते हुए उन्होंने कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में ठाकुर साहब कुछ लोगों के साथ सामान लेकर पहुँच गए, जिनमें कुछ कपड़े और घर गृहस्थी का सामान था। उन्होंने उस लड़के से कहा, अब तुम कुएं से पानी निकाल कर स्नान कर लो, तब तक राधिका खाना लेकर आती ही होगी। जी ठाकुर साहब, पर ये राधिका कौन है? अरे मेरी बेटी है राधिका। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, सुनो अभी मैं जाता हूँ, कुछ काम है, बाद में तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर ठाकुर साहब चले गए। अर्जुन ने स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर कमरे में गया ही था कि राधिका खाना लेकर पहुंची। राधिका ने सांकल खटखटाई तो अर्जुन बोला, कौन है? खाना लेकर आई हूँ। अच्छा आप अंदर आ जाइए। राधिका ने अंदर आकर खाना रख दिया और जाने लगी। तभी अर्जुन ने कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधिका भी मुस्कुराकर वापस चली आई। राधिका के जाने के बाद अर्जुन ने खाना खाया और आराम करने लगा। शाम को ठाकुर साहब अर्जुन के पास पहुंचे और पूछा, और अर्जुन बेटा सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? खाना ठीक से खा लिया था? हाँ ठाकुर साहब सब ठीक है। आपने मुझ अनजान को सहारा दिया, काम दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, आज रात तुम खाना हमारे घर पर ही खाओगे। मैं मुंशी जी को भिजवाता हूँ, उनके साथ आ जाना। ठीक है ठाकुर साहब। शाम को अर्जुन ठाकुर साहब के यहाँ पहुँचा। ठाकुर साहब ने राधिका से कहा, बेटी खाना लगवाओ। खाना परोसते समय राधिका की नज़र बार बार अर्जुन के ऊपर जा रही थी। राधिका को अर्जुन का भोलापन भा गया था और ये सब मुंशी जी और ठाकुर साहब की नज़रों से भी छिपा नहीं रह गया। दूसरे दिन से अर्जुन ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। रात दिन मेहनत करने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर ठाकुर साहब बहुत खुश हुए। मुंशी जी से बोले, कितना मेहनती लड़का है, साथ में ईमानदार भी। इसी बीच ठाकुर साहब के एक पुराने मित्र आलोक जी अपनी बेटी अनामिका के साथ उनसे मिलने आए। दोनों मित्र बचपन से साथ ही पढ़े थे। आलोक जी की सरकारी नौकरी लग गई थी, इसीलिए वो शहर में रहने लगे और ठाकुर राजवीर सिंह को अपनी जमींदारी संभालने के लिए गांव में रुकना पड़ा। शाम के समय ठाकुर साहब ने अर्जुन को अपने घर बुलाया, अपने मित्र आलोक जी से मिलने के लिए। राधिका भी बहुत खुश थी अनामिका से मिलकर। ये दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दोनों की एक जैसी कहानी है कि दोनों की माँ ही नहीं है। दोनों को अपने अपने पिता से भरपूर प्यार मिला। दोनों सहेलियों ने मिलकर खाना बनाया, क्योंकि ठाकुर साहब को किसी बाहर वाले के हाथों का खाना पसंद नहीं है। इतने पैसे वाले हैं, चाहे तो खाना बनाने वाले महाराजों की भीड़ लग जाए, लेकिन नहीं। पहले ठाकुर साहब खाना बनाते थे, फिर बड़ी होने पर राधिका। अर्जुन ने हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही ठाकुर साहब ने देखा तो बोले, आओ अर्जुन बेटा आओ। ठाकुर साहब ने अर्जुन को अपने मित्र आलोक से मिलवाया और बोले, इससे मिलो, ये अर्जुन है, बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है। जब से इसने खेतों में काम करना शुरू किया है, खेतों में अलग ही चमक आ गई है। अर्जुन ने कहा, ठाकुर साहब ये तो आपके देखने का नज़रिया है, आपकी कृपा है जो मुझे इस काबिल समझा। अच्छा ठीक है बेटा, ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। दोनों बेटियों से कहो कि खाना परोसे। अनामिका की नज़र जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, अर्जुन की सादगी उसे भी बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन आलोक जी अपनी बेटी अनामिका के साथ चले गए। फिर एक दिन अर्जुन के यहाँ आटा खत्म हो गया। संकोचवश उसने ठाकुर साहब से कुछ नहीं कहा। सोचा कि शाम को खेतों से लौटते समय खरीद लाएगा। उस दिन वो भोजन नहीं बना पाया और भूखे पेट ही कड़ी धूप में काम करता रहा। शाम होने को आई, एकाएक उसका सर घूमने लगा और वो गिर पड़ा। वहाँ मौजूद सब लोगों ने उसे उठाकर पानी पिलाया। ये खबर ठाकुर साहब तक भी पहुँच गई। ठाकुर साहब दौड़े दौड़े आए और बोले, चलो जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे ठाकुर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कैसे ठीक हो तुम? चक्कर खाकर गिर पड़े और कहते हो कि ठीक हो। ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब,
आप कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। तुम उठो, बहस मत करो और फौरन डॉक्टर के पास चलो, ठाकुर साहब गुस्से में बोले। इतना सुनकर अर्जुन सकपका गया। उसने फौरन कहा कि आज खाना नहीं बना तो ना खाने से चक्कर आ गया। अब ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो उठे। हाँ हाँ, सारा परोपकार करने का ठेका तो तुमने ले रखा है। माँ से भूखे पेट काम कर रहे हैं और एहसान चुकाने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन बोला, ठाकुर साहब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? ठाकुर साहब बोले। वो क्या है कि आटा खत्म हो गया था तो खाना नहीं बना पाया। क्यों जी, इतने अनाज के भंडार लगे हैं तो किस लिए हैं? कहीं से भी ले लेते। ठाकुर साहब बिना आपकी इजाज़त के कैसे ले सकता हूँ? चोरी तो चोरी होती है, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो। अर्जुन की ऐसी बातों से ठाकुर साहब बहुत प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, लेकिन कल से राधिका जैसे मेरा खाना खेतों पर लाती है, तुम्हारे लिए भी ले आया करेगी, मैं बोल दूंगा। लेकिन तुमको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, और चलो अभी मेरे साथ। ठाकुर साहब और अर्जुन हवेली पहुँचे। देखा तो सामने के बाड़े में राधिका गाय का दूध दूह रही थी। ठाकुर साहब ने आवाज़ दी, राधिका यहाँ आ तो बेटी। जी बाबूजी, कहिए क्या बात है? ठाकुर साहब बोले, बेटी लोटे में गरम दूध और मेवे वाले लड्डू जो तूने बनाए थे जल्दी से ले आ। जी बाबूजी। इतना कहकर राधिका रसोई में चली गई। कुछ देर में दूध और लड्डू लेकर आ गई। ठाकुर साहब बोले, दे दो इन महाशय को, आज खाना नहीं खाया और चक्कर खाकर गिर पड़े। मैं तो डर गया था कि पता नहीं अचानक क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से बताया कि आटा खत्म हो गया था तो खाना नहीं बना पाया। ये सारा दूध और ये लड्डू खत्म करके आराम करो और रात को खाना खाने आ जाना। मैं अभी मुंशी जी से बोलकर आटे का इंतजाम करवाता हूँ। ठाकुर साहब इतना कहकर बाहर चले गए। अर्जुन राधिका से बोला, ये लड्डू और दूध बहुत ज़्यादा है, इन्हें कम कर दीजिए, मुझसे इतना नहीं खाया जाएगा। राधिका बोली, कोई बात नहीं, आप जितना खाना चाहते हैं खा ले। अर्जुन ने थोड़ा दूध पिया और 2-3 लड्डू खाकर बोला, अब मैं चलता हूँ। राधिका बोली, ठीक है। अब राधिका दोपहर का खाना अर्जुन के लिए भी ले जाने लगी। ठाकुर साहब और अर्जुन साथ में खाना खाते। धीरे धीरे अर्जुन को सारे गांव वालों ने अपना बना लिया। बस सबकी मदद में लगा रहता। अर्जुन को भी ये सब करके बहुत खुशी मिलती। इसी बीच ठाकुर साहब की बड़ी बहन लीला उनके पास रहने के लिए आई। साथ में उनका बेटा शमशेर भी आया। लीला को कतई पसंद ना आया कि राजवीर ऐसे गांव वालों के साथ घुल मिल कर रहे। लीला बोली, राजवीर इन गांव वालों को इतना मुंह क्यों लगाता है? तू ठाकुर है, सब तेरा दिया खाते हैं, तेरी जमीन में काम करते हैं, और तू है कि रुतबे के साथ नहीं रहता। और तेरी बेटी भी सुबह से शाम गांव की औरतों को दूध बांटती रहती है, अनाज दालें देती रहती है, कपड़े लत्ते बांटती रहती है। गांव वालों को दबा कर रखा कर, नहीं तो एक दिन तेरे सर पर चढ़ने लगेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, दान करने से बढ़ता है। और फिर ये सब तो इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है कि मेरा घर धन धान्य से भरा रहता है। इन्हीं लोगों की दुआ है जो घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ठाकुर साहब बोले। लीला बोली, मुझे क्या करना है, मैं तो बस तुझे सावधान कर रही थी, जैसी तेरी मर्जी। और उधर शमशेर ने भी सबसे उधार लेकर अय्यासी शुरू कर दी। कभी शहर जाता सिनेमा देखने तो कभी कुछ। अब तो मामा का मनमाना पैसा था तो नाच देखने का भी शौक पाल लिया। आए दिन जुआ शराब में डूबा रहता। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मुंशी जी के कानों में इस बात की भनक पड़ गई और उन्होंने अर्जुन से सब कहा। अर्जुन बोला, मुंशी जी, ये बात तो ठाकुर साहब तक पहुंचनी चाहिए। हम लोगों ने उनका नमक खाया, और अगर कोई उनका नुकसान करना चाहता है तो ये बात तो हमें बतानी होगी। मुंशी जी बोले, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है अर्जुन बेटा, तुम ही बोलो, मैं तुम्हारी बात का समर्थन कर दूंगा। ठीक है, मैं मौका देखते ही बात करूंगा। फिर एक दिन सारी बातें अर्जुन ने ठाकुर साहब को हवेली पर जाकर बता दी।
अब ठाकुर साहब ने इस विषय पर लीला से बात की। राजवीर, तुम 2 कौड़ी के मजदूर की बातों पर भरोसा कर रहे हो। इतने में मुंशी जी ने आकर कहा, ये सब सच है मालिक। कुछ लोग अपनी उधारी मांगने गद्दी पर भी आए थे। मैंने पूछा तो कहने लगे कि शमशेर ने पैसे लेने के लिए यही पता दिया था। ठाकुर साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी बहन लीला से कहा, देखा जीजी, अपने बेटे को 1 नंबर का नाकारा है। एक वो है और एक अर्जुन अनाथ बेचारा। मजाल है जो कभी एक मुट्ठी अनाज को भी हाथ लगाया हो। इतना ईमानदार और मेहनती बेटा हो तो ऐसा। लीला चिढ़कर बोली, इतना ही अच्छा है तो अपना दामाद क्यों नहीं बना लेते। ठाकुर साहब बोले, जी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। ऐसा दामाद तो मैं दिया ढूंढने जाऊं तब भी ना ढूंढ पाता। मुंशी जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं सरकार। राधिका बिटिया का ब्याह वो भी अर्जुन से। कुछ तो सोचिए, लोग क्या कहेंगे। ठाकुर साहब बोले, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस राधिका और अर्जुन से पूछ लेता हूँ। अगर दोनों तैयार हो गए तो ब्याह पक्का। ठाकुर साहब ने तुरंत राधिका से जाके पूछा। राधिका ने शर्मा कर जवाब दिया कि बाबूजी, जो आपकी पसंद वही मेरी भी पसंद। ठाकुर साहब बहुत खुश हुए और तुरंत ही अर्जुन से पूछने निकल पड़े। खलियान वाली कोठरी में ठाकुर साहब ने अर्जुन से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन बोला, कहिए ठाकुर साहब। तुम्हें राधिका पसंद है? ठाकुर साहब ने पूछा। उनको भला कौन नहीं पसंद करेगा। अच्छा सीधे सीधे पूछता हूँ, क्या तुम मेरी राधिका से शादी करोगे? लेकिन मैं ही क्यों ठाकुर साहब? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, हाँ या ना। अर्जुन ने कहा कि कुछ समय दे दीजिए सोचने का। ठाकुर साहब बोले, अगर हाँ है तो सुबह हवेली पर नाश्ता करने आ जाना, और अगर ना हो तो। रात भर अर्जुन उधेड़ बुन में लगा रहा और बहुत सोचने समझने के बाद फैसला ले लिया। सुबह सोकर उठकर तैयार हुआ और पहुंच गया हवेली नाश्ता करने। ठाकुर साहब ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। दौड़कर अर्जुन को हृदय से लगा लिया और मुंशी जी से बोले, मुंशी जी, सारे गांव में मिठाई बंटवा दी जाए। आज शाम को ही मंगनी होगी। जल्दी से पंडित को बुलाकर ब्याह की तिथि पक्की करवाइए। हाँ मालिक, सब हो जाएगा, आप परेशान ना हो। चलो राधिका बिटिया, नाश्ता लगाओ। पहले नाश्ता कर ले, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। लाई बाबूजी। ये सुनकर लीला खुश नहीं हुई। उसे लगा अकेला दामाद है, अब सब अर्जुन ही संभालेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। शाम को सगाई हो गई और पंडित जी ने महीने भर के भीतर की ब्याह की तिथि भी निर्धारित कर दी। बाकी दिन तैयारी में यूं ही बीत गए। सब रिश्तेदारों में न्योते भी पहुंच गए। आलोक जी के पास न्योता देने खुद ठाकुर साहब गए और बोले, लो भाई, हमने तो अपनी बिटिया का ब्याह तय कर दिया है और तुझे न्योता देने आए हैं। अनामिका बिटिया कहाँ है? आलोक जी से बोले, अरे राधिका बिटिया का ब्याह तय हो गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किससे? आलोक जी ने पूछा। अरे हमें तो हीरा मिल गया है, हीरा। अरे कहाँ मिला? तुझ जैसे कौवे को हीरा। आलोक जी बोले, मैं कौवा ही सही, लेकिन मेरा होने वाला दामाद तो हीरा है। अरे अब कुछ उगलेगा भी कि बस पहेलियां ही बुझाता रहेगा? अरे और कौन, अपना अर्जुन। इतने में अनामिका भी आ गई और आलोक जी बोले, देख बेटा, खुशखबरी है। क्या है पिताजी? अनामिका ने पूछा। अरे राधिका बिटिया का ब्याह तय हो गया अर्जुन के साथ। अनामिका का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन फिर भी बोली, वाह पिताजी, कब है? बस अगले हफ्ते। ठीक है पिताजी, मैं खरीदारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बिटिया, सब तैयारी कर लो और शादी में 2-3 दिन पहले ही आ जाना। ठाकुर साहब बोले, अच्छी बात है चाचा जी, आप निश्चिंत रहें। इधर ब्याह की तैयारी शुरू थी और लीला खुश नहीं थी और शमशेर तो बिल्कुल भी नहीं। आलोक जी ब्याह में 2-3 दिन पहले ही आ पहुँचे अनामिका के साथ। अनामिका ने घर के अंदर के बहुत से काम संभाल लिए। आज मंडप में हल्दी और तेल चढ़ने की रस्म होनी थी। गांव की औरतें ढोलक और मंजीरे के साथ लोकगीत गा रही थी, लेकिन अनामिका पर तो शमशेर की गंदी नज़र थी। शमशेर आते जाते अनामिका को बुरी तरह घूर रहा था, लेकिन अनामिका ने ये सब अनदेखा कर दिया।
ठाकुर साहब बोले, अनामिका बिटिया, आज मेहंदी है तो ऐसा करना, मंदिर वाले बगीचे में बहुत से मेहंदी के पेड़ लगे हैं, जब भी समय मिले तो तोड़ लाना, समय से पिस जाएगी, चाहो तो साथ में किसी और को भी ले जाना। ठीक है चाचा जी। अनामिका अकेली ही मेहंदी लाने पहुंची। उसने इतनी मेहंदी तोड़ ली कि एक बड़ी सी गठरी बन गई। अनामिका जैसे ही गठरी उठाने वाली थी कि वहाँ शमशेर आ धमका और बोला, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, कहो तो हम उठा ले गठरी। अनामिका बोली, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले उठा सकती हूँ। तभी शमशेर ने अनामिका का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनामिका हाथ छुड़ाकर गांव की ओर भागी। शमशेर भी अनामिका के पीछे पीछे भागा। अनामिका ने बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई। तभी वहां से गुजर रहे अर्जुन ने देखा और शमशेर को पकड़कर 2-3 थप्पड़ लगाए और बोला, खबरदार, अगर अगली बार से ऐसी कोई गंदी हरकत की, ठाकुर साहब से कहकर गांव से निकलवा दूंगा। शमशेर जाते हुए बोला, देख लूंगा तुझे, हाँ हाँ देख लेना, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। अनामिका ने अपने हाथ जोड़कर अर्जुन को धन्यवाद बोला। मैं आपको हवेली छोड़ दूं? अनामिका बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेहंदी की पोटली मंदिर में रह गई है, अगर आप किसी से हवेली तक भिजवा दें तो। जी आप चिंता ना करें, पहुंच जाएगी, लेकिन सुनिए, इस विषय में किसी को कुछ ना पता चले, नहीं तो बिना मतलब बखेड़ा हो जाएगा। अनामिका ने कहा, ठीक है, आप इस विषय में ज़्यादा ना सोचें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका हवेली आकर ब्याह के कामों में व्यस्त हो गई और अगले दिन राधिका और अर्जुन का ब्याह बड़े ही धूमधाम से हो गया और ठाकुर साहब ने अर्जुन को हवेली में रहने के लिए मना लिया। सबका जीवन ऐसे ही चल रहा था। अर्जुन पहले की तरह ही खेतों में काम कर रहा था, राधिका पहले की तरह गाय का दूध दूहती। बस अंतर इतना था कि अब राधिका और अर्जुन पति पत्नी थे। अर्जुन के लिए वो पहले की ही तरह खेतों में खाना ले जाती। दोनों ने कभी भी हवेली का मालिक या मालकिन बनने की इच्छा नहीं की। ठाकुर साहब भी बहुत खुश रहते, लेकिन शमशेर को ये सब मंजूर नहीं था। वो ठाकुर साहब से हमेशा पैसे मांगता रहता, कोई ना कोई कर्ज मांगने हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहता। ठाकुर साहब ने तंग आकर इस विषय में लीला से बात करनी चाहिए, लेकिन उल्टा ही जवाब मिला कि जब इस हवेली में अनाथों को सहारा मिल सकता है तो वो तो तुम्हारा भांजा है, क्या तुम्हारे धन पर शमशेर का कोई हक नहीं? अब ठाकुर साहब चिंतित हो उठे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मुंशी जी ने सुझाव दिया कि आप सारी चाबियों की जिम्मेदारी अर्जुन भैया को सौंप दीजिए, जो कुछ लेना देना होगा अर्जुन भैया कर लेंगे, इससे आपकी बहन से आपकी बुराई नहीं होगी और चाबियाँ अर्जुन भैया के हाथ में देख शायद शमशेर भैया उनके जैसे नेक इंसान बनने की कोशिश करे। ठाकुर साहब बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुंशी जी। अगले दिन ठाकुर साहब ने पूरे गांव वालों के सामने हवेली की चाबियां अर्जुन को सौंप दी। अब तो शमशेर और भी आग बबूला हो गया। अब तो उसने ठान लिया अर्जुन से बदला लेने का। इसी बीच राधिका ने खुशखबरी सुनाई और फिर कुछ दिनों में राधिका एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई, जिसका नाम उन्होंने कनिका रखा। अब तो राधिका को पल भर की फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही राधिका की बेटी 3 साल की हो गई। अर्जुन तो अपनी बेटी से प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था। कनिका जब देखो तब अर्जुन के पीछे बाबूजी बाबूजी करके पड़ी रहती। अर्जुन बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते खेतों में जा पाता। दोनों पति पत्नी में सामंजस्य और प्यार अभी भी पहले की तरह ही बना हुआ था। एक दिन दरवाजे पर फिर से शमशेर के लेनदार आ गए। ठाकुर साहब हवेली पर नहीं थे, वो 2-3 लोग थे। उन्होंने शमशेर को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अर्जुन बाहर आया, उसने सुना और फौरन मुंशी जी को खबर भिजवाई। मुंशी जी आए और बोले, ये तो लाखों का कर्जा हो गया, आप क्या करें? उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर कर्जा नहीं चुकाया तो हम अदालत तक जाएंगे। अंदर जाकर अर्जुन ने सब हाल राधिका को कह सुनाया। राधिका अपने सारे गहने ले आई जो उसकी माँ ने उसको दिए थे। बोली, इन्हें गिरवी रख दो, जब पैसा होगा तब छुड़ा लेंगे, लेकिन बाबूजी की इज्जत पर दाग नहीं लगना चाहिए। मुंशी जी फौरन गए और गहनों को गिरवी रख
जो रकम मिली उसे लेनदारों को दे दिया और इस बात की खबर बहुत दिनों बाद ठाकुर साहब तक पहुंची। साहूकार ने बता दी जिसने गहने गिरवी रखे थे। अब तो ठाकुर साहब ने मुंशी जी की खबर ली और सारा माजरा पूछा। मुंशी जी ने डर के मारे सब उगल दिया। ठाकुर साहब ने उसी वक्त शमशेर से कहा कि इस हवेली में तुम अब और नहीं रह सकते। लीला और शमशेर उसी समय हवेली छोड़कर चले गए। शमशेर मन ही मन कुढ़ रहा था, उसे अब अर्जुन से बदला चाहिए था। एक दिन राधिका, कनिका और अर्जुन मंदिर जा रहे थे। बहुत से लठैतों ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। राधिका ने देखा कि कोई लाठी से अर्जुन पर पीछे से वार कर रहा है, तो वो अर्जुन को धक्का देकर सामने गई और लाठी राधिका के माथे पर जा लगी। वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसके सर से लगातार खून बह रहा था। इसी बीच गांव वाले भी अर्जुन को बचाने आ गए। लठैत तो भाग गए, लेकिन राधिका की हालत बहुत ही नाजुक थी। कनिका मामा करके रोए जा रही थी। राधिका के माथे से बहुत खून बह चुका था। शहर से बड़े डॉक्टर के आने तक राधिका इंतजार नहीं कर सकी और अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चली गई। ठाकुर साहब तड़प तड़प कर रह गए और उधर अर्जुन भी टूट गया। नन्ही सी बच्ची का मुंह देखकर अपने आंसू रोक लेता और अंदर ही अंदर घुट कर रह जाता। गांव के जिस भी महिला पुरुष को बात पता चली, दौड़ा चला आया राधिका का मुंह आखिरी बार देखने। ठाकुर साहब को जो भी ढांढस बंधाता, वो खुद ही रोने लगता। कहता, राधिका जैसी बेटी भगवान सबको दे, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार, घर के काम काज में दक्ष, स्वभाव की तो इतनी अच्छी कि जो एक बार मिल ले तो राधिका बिटिया की सादगी से अछूता ना रह पाए। ये सुनकर ठाकुर साहब और भी ज़्यादा रोने लगते। चुप हो जाइए ठाकुर साहब, अच्छे लोगों की तो भगवान को भी ज़रूरत रहती है। सभी ऐसा कहकर ठाकुर साहब को सांत्वना देते। मैं तो अपने मन को कैसे भी मना लूँ। अब मेरी जिंदगी भला कितनी रह गई है, लेकिन वो, उसे देखो, उसकी तो सारी उम्र पड़ी है, कैसे जिएगा, कैसे पालेगा दुधमुही बच्ची को। ठाकुर साहब ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो तो निष्ठुर थी, निर्मोही थी, जो हम सबको छोड़कर चली गई। पूरे साज श्रृंगार के साथ राधिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 15 दिन हो गए थे राधिका को गए हुए और अर्जुन ने राधिका के जाने के बाद एक भी दिन ठीक से खाना नहीं खाया था। दिन भर कनिका को लिए बैठा रहता। कनिका पूछती कि बाबूजी माँ कहाँ गई है, कब आएगी, तो अर्जुन उसे सीने से लगाकर रोने लगता। ठाकुर साहब दोनों बाप बेटी को इस तरह से देखते तो रो पड़ते। ठाकुर साहब खुद रसोई बनाते, जैसी भी बनती कच्ची पक्की। फिर एक दिन उनके दोस्त आलोक आए उनसे मिलने। बोले, काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था, कल ही लौटा हूँ। बहुत दुख हुआ राधिका बिटिया के बारे में जानकर, और खबर मिलते ही आज ही तेरे पास चला आया। अनामिका भी कह रही थी आने के लिए, लेकिन मैंने ही उसे रोक दिया। कहा कि वहाँ जाकर तुझे कष्ट ही होगा। ठाकुर साहब बोले, समझ में नहीं आता भाई कि अब दोनों बाप बेटी का क्या होगा। घर में कोई खाना बनाने वाला ही नहीं। आलोक जी बोले, अच्छा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? हाँ बोल, तेरी बातों का क्या बुरा मानना। ठाकुर साहब बोले, तू अर्जुन का दूसरा ब्याह क्यों नहीं करवा देता? उसे बेटा बना ले और बहू लेके आ। इस तरह से कनिका को भी माँ मिल जाएगी और तेरा घर भी नहीं बिखरेगा। ठाकुर साहब बोले, बात तो तूने पते की कही है, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि जो दूसरी माँ आएगी वो कनिका को प्यार करेगी और अर्जुन को भी अपना लेगी। अब ये तो तेरा काम है। मेरे मन में विचार आया तो तुझसे बोल दिया, और ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो ठीक है। ठाकुर साहब को आलोक जी की बात भा गई और उन्होंने मुंशी जी से इस विषय पर बात करने की सोची। मुंशी जी बोले, मालिक विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? अर्जुन भैया मानेंगे भला? और अगर मान भी गए तो ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो अर्जुन भैया और कनिका बिटिया को अपना ले? ठाकुर साहब बोले, पहले अर्जुन को मनाते हैं और अर्जुन मान जाता है तो फिर लड़की ढूंढते हैं। ठाकुर साहब ने इस विषय पर जैसे ही अर्जुन से बात करनी चाही, अर्जुन बहुत नाराज हुआ और कनिका को लेकर
फिर से खलियान वाली कोठरी में चला गया और जाते हुए बोला, जिसके लिए इस हवेली में आया था अब तो वो रही नहीं, तो क्या करूँगा यहाँ पर रहकर। लोग अपनी मनमानी चलाते हैं, मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करना चाहते हैं और मैं ये कभी भी होने नहीं दूंगा। मुंशी जी के हाथ में सारी चाबियां देकर चला गया। ठाकुर साहब सब देखते रह गए। उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मुंशी जी से कहा कि मुंशी जी, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। 1-2 रोज हो गए। मुंशी जी खबर लेकर अर्जुन के पास पहुंचे और बोले, ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब है, वे ना दवा ले रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। मैं अपने घर से खाना बनवा कर लाया तो उन्होंने नहीं खाया। बोले, जब अपने ही परवाह नहीं करते तो मुंशी जी आपके खाना खिलाने से मैं कितने दिन और जी लूँगा। जिसे बेटा माना था, जिसे मेरा बुढ़ापे में ध्यान रखना चाहिए था, वो तो छोड़कर चला गया। अब पराये लोगों से क्या उम्मीद करूं? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। ना मेरी बेटी मरती और ना ही अपने पराये हो जाते। अर्जुन ने इतना सुना और मुंशी जी के साथ कनिका को लेकर दंदनाते हुए हवेली पहुंचकर ठाकुर साहब से बोला, आप क्या चाहते हैं मुझे बता दीजिए, जो आप कहेंगे मैं कर लूँगा, लेकिन ये रोज रोज का नाटक मुझसे नहीं देखा जाता। ठाकुर साहब बोले, मुंशी जी कह दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरी परवाह होती तो छोड़कर ही क्यों जाता। अर्जुन गुस्से से बोला, चलो हटो जी, बड़े आए, बहुत देखे हैं मैंने भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सब नौटंकी है। मुंशी जी कह दीजिए इनसे कि दवा खा ले, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन रसोई में दूध लेने चला गया। इतने में ठाकुर साहब हंसते हुए धीरे से बोले, मैंने कहा था कि मुंशी जी सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अर्जुन दूध लेकर आया और बोला, दवा खा लीजिए बाबूजी, मत परेशान कीजिए, आपके सिवा मेरा है ही कौन। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन जो भी इस घर में आएगी उसे पहले मेरी कनिका की माँ बनना होगा, वो मेरी पत्नी बाद में बनेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपके सर पर होगी। ठाकुर साहब बोले, ठीक है। अब ठाकुर साहब ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी, लेकिन ढंग की एक भी लड़की नहीं मिली। मुंशी जी से ठाकुर साहब बोले, अब क्या किया जाए। मुंशी जी बोले, एक बात कहूँ मालिक, मेरे मन में कुछ विचार आया है, अगर आज्ञा हो तो बोलूं। ठाकुर साहब बोले, कहिए मुंशी जी, क्या बात है। आखिर मुंशी जी क्या कहना चाहते हैं। क्या कनिका को माँ का प्यार मिलेगा? क्या अर्जुन का घर फिर से बस पाएगा? क्या लीला और शमशेर को उनके कर्मों की सजा मिलेगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी ईश्वर की लीला का अगला भाग जरूर सुनें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।